धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। आज है 18 जून, दिन है शनिवार। तारीख और दिन का जिक्र इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको बता सकूं कि जून महीने का जो ये चालू हफ्ता है इसके 6 दिन गुजर चुके हैं और ये 6 दिन वो दिन रहे हैं जिसमें से 4 बार राहुल गांधी को लगातार ईडी के सामने पेश होना पड़ा और उसके विरोध में कांग्रेस का छोटे से छोटा कार्यकर्ता और बड़े से बड़ा नेता, जिसमें 2 राज्यों के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के मुख्यमंत्री भी शामिल है, सड़क पर उतरकर धरना प्रदर्शन करते रहे। पुलिस उनको गिरफ्तार करती रही, घसीट घसीट कर हवालात में, थानों में उनको डालती रही। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, बयान देते रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या सड़क पर बयान देते रहे या अपने बयान खुद जारी करते रहे। इसी बीच एक बयान भी सामने आया रणदीप सुरजेवाला का। आप कह सकते हैं वो तो रात दिन बयान देते रहते हैं, उनका एक ही बयान को लेकर क्यों बात करने जा रहा हूं। वो बयान काफी महत्वपूर्ण है, मैं चाहता हूं उस बयान पर आप नजर डालें, क्योंकि उस बयान में रणदीप सुरजेवाला ने बात की है हिसाब किताब की। उन्होंने कहा सब कुछ नोट किया जा रहा है, हिसाब किताब किया जाएगा। उनका यह बयान सामने आने के बाद कई तरीके के सवाल पैदा हो गए हैं उस कांग्रेस के बारे में जो 55 साल तक सत्ता में रही है। जी हां, 55 साल तक सत्ता में रही है और अभी विपक्ष में रहने के बाद, लाठी खाने के बाद हिसाब किताब की बात कर रही है। किस तरीके के सवाल पैदा हो रहे हैं आपके सामने विस्तार से रखूंगा, लेकिन पहले कुछ ताजा खबरें हैं, उनसे रूबरू हो जाइए। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि इस हफ्ते में 4 बार राहुल गांधी ईडी के सामने पेश हो चुके हैं। अभी तक भी पूछताछ पूरी नहीं हुई है। सोमवार से पूछताछ का नया सिलसिला शुरू हो सकता है। वैसे जैसा आप जानते हैं कि सोनिया गांधी गंगाराम हॉस्पिटल में भर्ती हैं, उनकी तबीयत खराब है और पहले सम्मन पर वो ईडी के सामने हाजिर नहीं हुई थी। अब उनको अगले हफ्ते में 20, 22 या 23 तारीख के आसपास ईडी के सामने पेश होना पड़ सकता है। तो क्या राहुल गांधी की तरह सोनिया गांधी के भी ईडी में पेश होने के दौरान कांग्रेसी इसी तरीके से विरोध प्रदर्शन करेंगे? यहां ये एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हो जाता है। यहां सवाल यह भी पैदा हो जाता है कि सोनिया गांधी के पेश होने से पहले, राहुल गांधी के पेश होने के दौरान कांग्रेसियों ने जिस तरीके का धरना प्रदर्शन किया है, क्या उससे ईडी या सरकार पर कोई दबाव बना है और वो सोनिया गांधी से पूछताछ करते हुए थोड़ी सजग रहेगी, थोड़ी होशियारी बरतेगी, उनकी उम्र का, बीमारी का कोई लिहाज करेगी? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अब चलते हैं उस सवाल की तरफ जो खड़ा हुआ है रणदीप सिंह सुरजेवाला के बयान के बाद। पहले बयान सुन लीजिए। हमारे धैर्य का इम्तिहान मत लें। हम गांधीवादी जरूर हैं, हम अहिंसक जरूर हैं, पर इसका हिसाब लिया जाएगा। और वो सारे दिल्ली पुलिस के अधिकारी जो कठपुतली बनकर मोदी सरकार की चापलूसी में लगे हैं, तलवे चाटने में लगे हैं, वो ये भी जान लें कि एक एक अधिकारी का जो कानून और संविधान की हत्या कर रहा है, कानून को अपने हाथ में ले रहा है, उसका हिसाब भी होगा। सुन लिया आपने, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वर्तमान समय में राज्यसभा सांसद भी बन गए हैं। इन्होंने हिसाब किताब की बात की है। अब जब ये हिसाब किताब के बारे में बोल रहे थे तो मेरे जहन में कई तरीके के सवाल पैदा हो रहे थे। मुझे लगा कि उन सवालों को आपके सामने एक पत्रकार के तौर पर जरूर रखना चाहिए, क्योंकि वो सवाल आपके जहन में भी आए होंगे। इन्होंने बात की है हिसाब किताब की, और बात हिसाब किताब की करते हुए इन्होंने कहा कि हम गांधी के मानने वाले हैं, हम अहिंसक हैं, लेकिन हम इसका हिसाब किताब बराबर लेंगे। अब यहां कुछ चीजों पर नजर डालना शुरू करिए। जब देश आजाद हुआ तो सत्ता आई कांग्रेस के पास। 1948 में ही भगवा गैंग ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या कर दी। बैन लगा दिया उस वक्त के गृह मंत्री सरदार पटेल ने, लेकिन बाद में क्या हुआ? बैन हटा दिया और इन लोगों को आगे बढ़ने का मौका दिया गया। अगर कांग्रेस वाकई में हिसाब किताब रखने वाली होती तो ये भगवा गैंग, जो गोडसे के वंशज हैं, जो हिंदुस्तान की बात करते हैं इस देश में, जिन्होंने बंटवारे को जन्म दिया इस देश के, वो लोग आज सत्ता के शिखर तक नहीं पहुंच पाते। क्या मैं गलत कह रहा हूं? क्या यह सवाल उठाना गलत है? इसके बाद दूसरा घटनाक्रम हुआ 1949 में, जब बाबरी मस्जिद के अंदर रात के अंधेरे में मूर्तियां रख दी गई और उसके बाद बाबरी मस्जिद में नमाज पर पाबंदी लगा दी गई, वहां ताले लगा दिए गए। यह दूसरा घटनाक्रम था। अगर कांग्रेस वाकई में हिसाब किताब रखने वाली होती तो वह कहती कि मस्जिद के अंदर मूर्तियां रखी गई हैं, ये लोग क्या चीज करने जा रहे हैं, अभी इनका हिसाब बराबर कर देते हैं। इसके बाद
तीसरा घटनाक्रम आया 6 दिसंबर 1992 को, जब दिन के उजाले में भारी पुलिस फोर्स के बीच बम लगा लगाकर बाबरी मस्जिद को उड़ा दिया गया। बहुत मजबूत स्ट्रक्चर था, ऐसे ही नहीं टूटने वाला था वो। आप जानते हैं जितनी भी एसआई की बिल्डिंगे खड़ी हैं, आज तक ताजमहल देखिए, कुतुब मीनार देखिए, लाल किला देखिए, क्या मजबूती से खड़े हैं, जबकि वहां लेंटर नहीं डला है, सरिया नहीं पड़ा हुआ उसमें, लेकिन फिर भी सालों साल से वो तमाम जगह कितनी मजबूती के साथ खड़ी हुई हैं। दिन के उजाले में बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया। लेकिन आप जानते हैं बाबरी मस्जिद तोड़ने का जिन लोगों पर आरोप था, हाल फिलहाल में अभी अदालत ने उन सभी को, लाल कृष्ण अडवाणी को, कल्याण सिंह को, उमा भारती को, विनय कटियार को, तमाम जितने 25-27 लोग बैन आरोपी बनाए गए थे, सबको बरी कर दिया, कह दिया कोई सबूत ही नहीं मिला। तो कांग्रेस के पास मौका था हिसाब किताब करने का। अगर वो चाहती तो इन लोगों को ढंग से ठिकाने लगा सकती थी, लेकिन कांग्रेस तो इनको पाल रही थी। क्यों पाल रही थी, विस्तार से आपको बताऊंगा। इसके बाद अगला घटनाक्रम आया 2002 में, जब गुजरात के अंदर बड़ा कत्लेआम हुआ। लोग उसको दंगा कहते हैं, मैं दंगा नहीं कहता हूं, कत्लेआम हुआ। ऐसा कत्लेआम हुआ कि गर्भवती लड़की जिसका नाम बिल्किस बानो बताया गया, उसके पेट में से उसके बच्चे को निकालकर तलवार पे लटका दिया गया और उसके साथ गैंगरेप की वारदात तक को अंजाम दिया। इससे बड़ी बड़ी वारदातें वहां पर हुई हैं जो रूह कपा देती हैं। लेकिन फिर भी जिन लोगों पर आरोप था वो आज सत्ता के शिखर तक पहुंच गए। इन्हें वे वहीं तक नहीं रोक पाए, ना ही उनको सजा दिलवा पाए, ना ही मरने वालों को इंसाफ दिला पाए। ये इनका हाल है। ये हिसाब किताब की बात करते हैं कांग्रेस वाले। तो आखिर किस मुंह से ये हिसाब किताब की बात करते हैं? अब जो दूसरा सवाल पैदा हो रहा है वो ये कि क्या इन्होंने पाला है इनको? जी हां, इन्होंने पाला है इनको, और जानबूझकर ये इनको पाल के रखे, तभी ये गोडसे के वंशज यहां तक पहुंच गए। और वाकई में अगर कांग्रेस गांधी के विचारों को इतना ही आगे बढ़ाने वाली पार्टी थी तो गोडसे के विचार यहां तक कैसे पहुंच गए? क्या आज गोडसे को महान बताया जा रहा है? प्रज्ञा सिंह ठाकुर को देख लीजिए, भाजपा के तमाम नेताओं को देख लीजिए, भगवा गैंग को देख लीजिए, गोडसे का मंदिर बना रहे हैं, गोडसे पे किताबें लिख रहे हैं, गोडसे पे फिल्म बन रही है, और पता नहीं क्या क्या सब कुछ हो रहा है। और रात दिन गांधी का अपमान किया जा रहा है। नोट पर अगर गांधी छपे हैं तो बताया जा रहा है कि जब से नोट पर गांधी छपा है नोट डिवैल्यू हो गया। अमित शाह कह रहे हैं कि गांधी एक चतुर बनिया था। किस तरीके के बयान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में दिए जा रहे हैं। अगर वाकई में कांग्रेस इतना हिसाब किताब रखने वाली होती तो इन लोगों को पाल के ना रखती। इन लोगों को पाल के रखा, इनका डर दिखा एक धर्म के, एक समाज के लोगों को, और उनका वोट हासिल किया। इसी को कहा जाता है तुष्टीकरण। और आज कह रहे हैं कि हिसाब किताब करेंगे। तो ऐसी उम्मीद मत रखिए कि कांग्रेस में हिसाब किताब करने का दम है। एक पहलू पर और गौर कर सकते हैं, जितने भाजपा के अंदर नेता आपको नजर आते हैं उसमें ज्यादातर नेता कांग्रेसी हैं। तमाम लोग कांग्रेस से निकल कर भाजपा में गए हैं, यानी कि कांग्रेस ने इतना आसान रास्ता अपने यहां पे आने के लिए बना दिया, भगवा गैंग से जुड़े हुए लोगों के लिए, आरएसएस से जुड़े हुए लोगों के लिए, कि वो आए यहां पे अपनी जमीन मजबूत की और उधर अपनी साइड में पार्टी खड़ी की और फिर इसको कमजोर करके वहां चले गए। तो ये कांग्रेस किस मुंह से आखिर हिसाब किताब की बात कर रही है? और क्या ये बात रणदीप सुरजेवाला या कांग्रेस को शोभा देती है कि वो ये बात करे कि हम हिसाब किताब करेंगे? जब मौके थे तब तो हिसाब किताब कर ना पाए, अब जब धूल में मिल गए हो तो हिसाब किताब की बात कर रहे हो। यहां आप ये सवाल भी उठा सकते हैं कि चलो देर आए दुरुस्त आए, अब तो हिसाब किताब की बात कर रहे हैं। तो फिर उसमें आप सवाल खड़ा कर सकते हैं कि राजस्थान में तो इनकी सरकार है, भगवा गैंग किस तरीके का आतंक मचा रहा है, कभी इस जिले में दंगा कर रहा है, कभी उस जिले में बवाल कर रहा है। झारखंड में तो इनकी सरकार है, इस जिले में बवाल कर रहा है, उस जिले में बवाल कर रहा है। महाराष्ट्र में तो इनकी सरकार है, इस जिले में बवाल कर रहा है, उस जिले में बवाल कर रहा है। फिर भी उनको ठिकाने ढंग से नहीं लगा पा रहे हैं। यहां मैं आपको बता दूं, ठिकाने लगाने का मतलब मेरा यह है कि कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ जिस तरीके से होनी चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, और सांप्रदायिक ताकतें इनके राज में भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 10 साल तक मनमोहन सिंह सत्ता में रहे, कांग्रेस की सरकार रही यूपीए की, और उसके बाद भगवा गैंग कितना जबरदस्त तरीके से उभर कर आया नरेंद्र मोदी के रूप में, और 2014 में सत्ता बनी। तो क्या 10 साल तक मनमोहन के रहते हुए भगवा गैंग को पाला जा रहा था और वो एकदम से मजबूत होकर उभरे? क्या ये इनका ढुलमुल रवैया है, या ये बेचारे हैं समझ नहीं पाते हैं, या सब कुछ कांग्रेस के भीतर बैठे हुए लोग जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं या कर रहे थे? बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे उनके जवाब हो सकते हैं। एक खबर में तमाम चीजों को समेटा नहीं जा सकता है, क्योंकि पत्रकारिता हड़बड़ी का साहित्य कहलाती है। किताब नहीं लिख रहा हूं, जितनी तमाम चीजें हैं उतनी समेट के आपके सामने रख दी। अच्छी बुरी जो भी लगी हो कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही
किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे नहीं इजाजत।